हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 7 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। ये हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो पेंडिंग क्यों रह रही थी, आप सभी को पता है। एक तो रक्षाबंधन, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत। जब मैंने रीस्टार्ट किया, क्योंकि नाबार्ड का टेंटेटिव डेट जो है डिसाइड हो चुकी थी नाबार्ड फेज 2 की, तो मैंने सोचा पहले नाबार्ड फेज 2 पे ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स की वीडियो अभी ज़्यादा ट्रैफिक अट्रैक्ट नहीं करती हैं और ज़्यादा लोगों को इफेक्ट भी नहीं करती हैं। इसीलिए मैंने नाबार्ड पे फोकस किया, और कोई कारण नहीं था, क्योंकि नाबार्ड की जितनी जल्दी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी नाबार्ड के फेज 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मैं करंट अफेयर्स की वीडियो पेंडिंग नहीं रखूँगा, और ऐसा भी नहीं करूँगा कि सारा कंपाइलेशन आपको एक में प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि कंपाइलेशन प्रोवाइड करने से क्या होता है, आपके फैक्ट मिस हो जाते हैं, करंट इवेंट्स के टॉपिक मिस हो जाते हैं। तो मैं डेट वाइज ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जितने भी दिन की मिसिंग है। मेरी पहले भी वीडियो मिसिंग हो रही हैं मई और अप्रैल की, 20 अगस्त तक मैं सारी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि डाटा मेरे पास है और अब स्पीड हो गई है, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर के नए LG लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं मनोज सिन्हा, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये हैं मनोज सिन्हा जी, यही जम्मू एंड कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? GC मुर्मू को रिप्लेस कर दिया है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। ये जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर के सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जम्मू एंड कश्मीर के विषय में आपको पता ही है कि 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूटीज़ बनी थी, तो ये डेट जरूर याद रखिएगा, 31 अक्टूबर। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि बंगस आवास मेला जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया था। पर्पस था जो 370 एब्रोगेशन हुआ था, मतलब हटाया गया था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने बंगस आवास मेला भी ऑर्गेनाइज किया था। नया क्वेश्चन देखते हैं। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, इसको इन्फ्लेशन का कितना टारगेट दिया गया है, यानी मॉनिटरी पॉलिसी को कहा गया है कि आपको इन्फ्लेशन कितने बीच में रखना है। तो जब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनी थी, तो उसी समय कह दिया गया था कि आपको इन्फ्लेशन 4 ± 2% मेंटेन करके चलना है, यानी इन्फ्लेशन 2% से लेकर 6% के बीच में रहना चाहिए। रिसेंटली मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट जारी किए। खास बात यह है कि कोई चेंजेस ही नहीं किया इन्होंने। रेपो रेट पहले की तरह 4.0% है, रिवर्स रेपो रेट आपकी 3.35% है जैसे पहले थी। CRR आपका कैश रिजर्व रेशियो जिसको आप कहते हैं 3% है। SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपका 18% है, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने। तो रिसेंटली पॉलिसी डेट डिसाइड किए गए हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा और कोई भी चेंज नहीं आया है। देखिए बाई मंथली ये पॉलिसी डेट डिसाइड होते हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनी थी। 6 मेंबर कमेटी होती है ये, इसके हेड होते हैं RBI गवर्नर। 3 मेंबर RBI से होते हैं और 3 गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी वर्ष में मिनिमम यानी पर ईयर मिनिमम 4 टाइम इसकी बैठक अनिवार्य होती है। हालांकि बाई मंथली पॉलिसी डिसाइड करता है तो 6 बार तो ऐसी हो जाती है, लेकिन मिनिमम 4 बार करनी ही है इसको बैठक, आप याद रखिएगा। जो RBI गवर्नर होते हैं, सपोज करिए 6 मेंबर होते हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में, कभी डिसीजन जो 3 और 3 के वोट से जो है इक्वल हो जाए, तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में जो RBI गवर्नर हैं उनको वीटो वोट का पावर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में इंडिया ने कितना फंड डोनेट करने की घोषणा की है? तो रिसेंटली इंडिया ने घोषणा की है कि वो इंडिया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में $15.46 मिलियन जो है कंट्रीब्यूट करेगा। कितना? $15.46 मिलियन कंट्रीब्यूट किया जाएगा इंडिया द्वारा। कौन से फंड में? इंडिया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। पर्पस क्या है? ये फंड जो है जो SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनको अचीव करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करेगा। तो इसीलिए इंडिया ने $15.46 मिलियन है, ये बिलियन नहीं, आप देखिएगा, $15.46 मिलियन दिया है। इसमें से 9.46 जो मिलियन है वो आपका कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए होगा और बाकी जो बचेगा वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए होगा, यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज को प्रायोरिटी दी जाएगी। जो इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है, इसको UNOSC यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ कोऑपरेशन द्वारा मैनेज किया जा रहा है 2017 से। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, इसको UNSC द्वारा मैनेज किया जा रहा है 2017 से। लेकिन आप ये जरूर याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ कोऑपरेशन ये 1974 में स्थापित किया गया था। साउथ कोऑपरेशन मतलब ब्राज़ील साउथ में पड़ता है आपका, फिर साउथ अफ्रीका का जो अफ्रीका का सदर्न पॉइंट है वो भी आपका साउथ में पड़ता है, और फिर एशिया का जो सदर्न पॉइंट है वो भी साउथ में पड़ता है। तो साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए UNOSC की स्थापना की गई थी 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 जारी की गई। आपको बताना है इंडिया की रैंक इसमें क्या है। तो इंडिया इस बार 4th प्लेस पे स्लिप कर गया है, लास्ट टाइम 3rd प्लेस पे था। टोटल 1 प्लेस का नुकसान हुआ है इंडिया को। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट, इस लिस्ट में क्या एनालिसिस किया जाता है, ऐसे कौन से स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अपनी नेटवर्थ $1 बिलियन, नेटवर्थ नहीं एक्चुअली जो आपका रेवेन्यू होता है, टोटल टर्नओवर होता है, $1 बिलियन अचीव कर लिया होता है, उनको ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल किया जाता है। यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन, आप याद रखिएगा। जो ग्लोबल लिस्ट है इसमें टोटल 586 यूनिकॉर्न को इस बार लिस्ट किया गया है, जो 29 कंट्री से बिलोंग करती हैं। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनी किस कंट्री से हैं, तो यूएस से हैं, सेकंड है चाइना और थर्ड है यूके। इंडिया है 4th पे, मैंने आपको बता दिया। 2020 में जो ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट है इसमें इंडिया से टोटल 21 यूनिकॉर्न कंपनीज को शामिल किया गया है, जिनकी टोटल नेट वर्थ कितनी है, $73.2 बिलियन। इंडिया की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है यूनिकॉर्न पेटीएम। उसके बाद सेकंड नंबर पे है ओयो। अगर वर्ल्ड लेवल पे यही बात करें कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूड यूनिकॉर्न कंपनी कौन है, तो एंट ग्रुप वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी है। तो ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट इसमें इंडिया 4th प्लेस पे है, लास्ट टाइम 3rd प्लेस पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई ज्ञान मित्रा ये एक मोबाइल ऐप है, आपको बताना है किस यूनियन टेरिटरी द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ई ज्ञान मित्रा मोबाइल ऐप को दादरा एवं नागर हवेली, आपको पता ही है दादरा एवं नागर हवेली, साथ ही साथ दमन एंड दीव ये मर्ज कर दिए गए हैं। तो अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी है, तो दादरा एवं नागर हवेली एंड दमन एंड दीव इन्होंने मिलके ई ज्ञान मित्रा ऐप लॉन्च कर दिया है कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए दादरा एवं नागर हवेली, इसकी आप हमेशा कैपिटल जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में लोग कंफ्यूज होते हैं। इसकी कैपिटल है सिलवासा। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ई ज्ञान मित्रा ऐप दादरा एवं नागर हवेली द्वारा लॉन्च किया गया है। यह क्वेश्चन है 75th हिरोशिमा डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार 2020 में 75th एनिवर्सरी थी हिरोशिमा डे की। हिरोशिमा डे मतलब पहली बार वर्ल्ड में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था किसी सिटी पर, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ हुआ था किसी युद्ध में, तो 6 अगस्त को ही हुआ था। हिरोशिमा जो जापान का शहर है उस पर पहला बॉम्ब गिराया गया था, परमाणु बम, अमेरिका द्वारा। क्या आपको पता है उस परमाणु बम का नाम क्या था? फर्स्ट बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय, और सेकेंड बॉम्ब 9 अगस्त को ही गिरा दिया गया था, इसके 3 दिन बाद ही। उसका नाम था फैट मैन। वो कहाँ गिराया गया था? नागासाकी पे। ऐसा कहा जाता है लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो गई थी इन 2 परमाणु बम के गिरने से। तो हिरोशिमा और नागासाकी, लिटिल बॉय और फैट मैन, दोनों परमाणु बम का नाम याद रखिएगा। पहली बार वर्ल्ड में परमाणु विस्फोट हुआ था बॉम्ब के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोमीटरोलॉजिकल हैजार्डस रिस्क रिडक्शन, इस पर एक वेबिनार हुआ है। आपको बताना है NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने किसके साथ मिलकर हाइड्रोमीटरोलॉजिकल हैजार्डस रिस्क रिडक्शन पर वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया। तो रिसेंटली NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन्होंने IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट IMD के साथ मिलकर हाइड्रोमीटरोलॉजिकल हैजार्डस रिस्क रिडक्शन पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। वेबिनार का पर्पस क्या था? वेबिनार का पर्पस ये था जो सेंदाई फ्रेमवर्क है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का 10 पॉइंट एजेंडा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए फेज वाइज या फिर फ्यूचर में। तो इन सब बातों पर डिस्कशन हुआ। हाइड्रोमीटरोलॉजिकल हैजार्डस रिस्क रिडक्शन जिस पर वेबिनार हुआ था, IMD और NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन दोनों लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया। IMD इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कुछ दिन पहले ही IMD ने एक मौसम ऐप भी लॉन्च किया था, आप लोग पढ़ चुके हैं। IMD 1875 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और डायरेक्टर जनरल कौन है? मृत्युंजय मोहपात्रा। इसका मोटो आप देख लीजिएगा, आदित्यात जायते दृष्टि। नया क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने तेंदू लीव्स कलेक्टर के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की है? तो तेंदू के जो पत्ते होते हैं उनको कलेक्ट करने वालों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा। आप स्कीम का नाम नोट कर सकते हैं, शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। क्या है स्कीम का नाम? शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है तेंदू लीव्स कलेक्टर्स के लिए। CM जो छत्तीसगढ़ के CM हैं भूपेश बघेल, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च कर दिया है, आप याद रखिएगा। देखिए इस स्कीम से क्या फायदा होगा? जो टोटल राज्य में 12.50 यानी 12.5 लाख लोग तेंदुपत्ता कलेक्टर हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी इंश्योर की जाएगी इस स्कीम के तहत। तो आप याद रखिएगा, शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये तेंदू लीव्स कलेक्टर के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की है।
छत्तीसगढ़, आप मैप में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ सॉरी चर्चा में क्यों है छत्तीसगढ़? स्पंदन स्कीम लॉन्च की थी जो पुलिस पर्सनल है उनको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए। उसके अलावा गोधन न्याय योजना भी लॉन्च की थी, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देखिएगा। इंडिया की पहली ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में ही ऑर्गेनाइज की गई थी। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर है अनुसुईया यूके। और छत्तीसगढ़ का एक वाटरफॉल बहुत फेमस है, आप उसका नाम नोट कर लीजिएगा, चित्रकूट वाटरफॉल। ये इंद्रावती रिवर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम फेमस पर्सनालिटीज जिनका हाल ही में निधन हो गया, आपको बताना है। उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के तौर पे इंक्लूड करूँगा तो ऑब्वियसली इस समय इतनी ज़्यादा हो रही है कि सबको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। आर.डी. प्रधान, ये हैं आर.डी. प्रधान, ये फॉर्मर महाराष्ट्र कैडर के IAS ऑफिसर थे। और आप ये देखिएगा होम सेक्रेटरी रह चुके हैं राम डी प्रधान, इसीलिए चर्चा में है। 1987 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आर.डी. प्रधान, राम डी प्रधान, इनका निधन हो गया। सेकंड कौन है? सेकंड आप देख लीजिए, ये हैं शिवाजी राव पाटिल, ये महाराष्ट्र के फॉर्मर CM रह चुके थे, इनका भी निधन हो गया। महाराष्ट्र के लातूर रीजन से बिलोंग करते थे, रिसेंटली इनका निधन हो गया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ये, इनका नाम क्या है? इब्राहिम अलकाजी, ये जो है फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न थिएटर कहा जाता है इनको। खास बात क्या है? ये जो इंडियन स्कूल ऑफ ड्रामा है पुणे में स्थित है, वहाँ के फर्स्ट और लॉन्गेस्ट सर्विंग डायरेक्टर रह चुके हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फर्स्ट और लॉन्गेस्ट सर्विंग डायरेक्टर रह चुके हैं इब्राहिम अलकाजी, इनका भी निधन हो गया। इनको फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न थिएटर भी कहा जाता था। खास बात क्या है? 2018 में इनको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी पद्म विभूषण से इब्राहिम अलकाजी को सम्मानित किया गया था। तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं कि सबकी अलग अलग न्यूज़ कवर करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउड बेस्ड बिजनेस को ग्रो करने के लिए किसने अमेजॉन वेब सर्विस के साथ पार्टनरशिप की है? रिसेंटली भारती एयरटेल ने क्लाउड बेस्ड बिजनेस को ग्रो करने के लिए अमेजॉन वेब सर्विस यानी AWS के साथ पार्टनरशिप की है। AWS और एयरटेल क्लाउड के क्षेत्र में साथ मिलकर अब ये काम करेंगे। आप सभी को पता है जो क्लाउड बेस्ड बिजनेस होता है मोस्टली जो बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेज होती हैं वो इस सेक्टर में काम करती हैं। लेकिन अब एयरटेल क्या सोच रहा है? स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं या फिर थोड़ी बहुत लार्ज जो इंटरप्राइजेज हैं वो भी क्लाउड सेक्टर में अपने हाथ आजमाएं। इसीलिए अमेजॉन वेब सर्विस के साथ मिलकर आपका भारती एयरटेल इन बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा, यानी लार्ज बिजनेसेस और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को क्लाउड बेस्ड जो बिजनेस होगा उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस गोलकीपर इकार कैसिलस, रिसेंटली इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो फेमस गोलकीपर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं इकार कैसिलस, ये हैं इकार कैसिलस जी, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। तो इकार कैसिलस फुटबॉलर हैं और ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। जो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब है ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें फाइनल में इनकी वजह से ही स्पेन ने वर्ल्ड कप जीता था, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर का 6th एडिशन हुआ। ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसका 6th एडिशन हुआ। आपको बताना है किसकी प्रेसिडेंसी में इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी और SCO की प्रेसिडेंसी इस समय एक ही कंट्री के पास है, रशिया के पास। तो रशिया की प्रेसिडेंसी में ब्रिक्स के इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। 6 नंबर की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? प्रकाश जावड़ेकर जी, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के मिनिस्टर यही हैं। ब्रिक्स की बात करते हैं, 5 कंट्रीज का ग्रुप है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2009 में स्थापना की गई थी। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था, तो 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। इसकी पहली समिट पूछ लेते हैं कि ब्रिक्स की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी। तो 2009 में इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस या समिट हुई थी येकातेरिनबर्ग रशिया में हुई थी। 2020 की जो कॉन्फ्रेंस है वो 12th कॉन्फ्रेंस है और उसको रशिया में होना था, लेकिन कोविड चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। 13th कॉन्फ्रेंस इंडिया में होगी नेक्स्ट ईयर, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई रक्षाबंधन प्रोग्राम ये किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया था। जो आंध्र प्रदेश के CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए और उसके विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए ये ई रक्षाबंधन प्रोग्राम या कैंपेन लॉन्च किया है। 1 महीने तक ये कैंपेन चलेगा। ई रक्षाबंधन क्यों नाम रखा गया है इस प्रोग्राम का? देखो जो साइबर क्राइम होते हैं मोस्टली वो वुमेन रिलेटेड होते हैं, मोस्टली उनको वुमेन्स को टारगेट किया जाता है। तो इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम या इस कैंपेन का नाम ई रक्षाबंधन कैंपेन है। ये एक साइबर क्राइम रिलेटेड कैंपेन है, आप देखिएगा। स्लोगन क्या है इस कैंपेन का? लेट अस मेक अगस्त अ मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी। तो स्लोगन है लेट अस मेक अगस्त अ मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी, जो YS जगनमोहन रेड्डी हैं उन्होंने लॉन्च कर दिया, आप देखिएगा। आंध्र प्रदेश आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही
वेब सर्विसेज, अमेजॉन वेब सर्विसेज के लिए पार्टनरशिप की थी आंध्र प्रदेश ने। तो आप ये भी याद रखिएगा, ये है मैप में आंध्र प्रदेश। सीएम कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्योरिटी मार्केट पर वर्चुअल म्यूजियम किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट है तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी मार्केट किससे रिलेटेड है? सेबी से। तो सेबी ही सिक्योरिटी मार्केट पर वर्चुअल म्यूजियम ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें क्या होगा? इंडिया की जो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड हिस्ट्री है और साथ ही साथ कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ वो सब दिखाया जाएगा इस वर्चुअल म्यूजियम में। तो रिसेंटली सेबी ने अनाउंस किया है कि वो वर्चुअल म्यूजियम ऑर्गेनाइज करेगा इंडिया की सिक्योरिटी मार्केट पे। बात करें अगर सेबी की, तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में 1992 में इसको स्टैच्यूटरी पावर दी गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में। और एक और फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, इसके जो चेयरमैन हैं अजय त्यागी जी, जो सेबी के चेयरमैन हैं अजय त्यागी, उनका टेन्योर 18 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने महीने के लिए? 18 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। अलग से मैं करंट अफेयर्स कवर करूंगा, उसका कोई फायदा नहीं, सिर्फ यही एक फैक्ट है। 18 मंथ के लिए अजय त्यागी का चेयरमैन जो हैं सेबी के, उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इयॉन मॉर्गन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स मारने वाले बैट्समैन बन गए हैं या फिर सबसे ज़्यादा सिक्स मारने वाले बैट्समैन उनको टॉप कर दिया है। आपको बताना है इयॉन मॉर्गन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इयॉन मॉर्गन आप सभी को पता होगा इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? इंग्लैंड से। ये हैं इयॉन मॉर्गन, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। अभी तक जो इंटरनेशनल क्रिकेट था उसमें सबसे ज़्यादा सिक्स मारने वाले फर्स्ट प्लेस पे थे आपके महेंद्र सिंह धोनी जी, सबसे ज़्यादा सिक्स मारे थे उन्होंने। लेकिन अब इयॉन मॉर्गन ने उनको बीट कर दिया है। सिर्फ 163 मैचेस में इन्होंने 211 सिक्सेस हिट किए हैं। और जो महेंद्र सिंह धोनी है उन्होंने 300 से ज़्यादा मैच खेले हैं, तब आपके 211 सिक्स हिट किए थे। तो इयॉन मॉर्गन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स हिट करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। खैर ये बुक का नाम है तो आप ऐसे याद रखिए, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। बुक को लिखा है यतीश यादव जी ने। आप नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, यतीश यादव जी ने बुक को लिखा है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। इसमें जो रॉ की हिस्ट्री रही है 1968 में रॉ को जो है बनाया गया था। उसके बाद जो रॉ की हिस्ट्री रही है इंडिया के कोवर्ट ऑपरेशन से रिलेटेड, उसके विषय में इस बुक में बताया गया है। इस बुक को यतीश यादव जी द्वारा लिखा गया है और पब्लिश किसके द्वारा किया जाएगा? वेस्टलैंड पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया जाएगा, वेस्टलैंड पब्लिकेशन। रॉ 1968 में बना था, चाइना वॉर के बाद और पाकिस्तान वॉर के बाद 1968 में रॉ बना था। इसका मोटो आप देखिएगा, धर्मो रक्षति रक्षिता। इस समय रॉ चीफ कौन है? सुमंत गोयल इस समय रॉ चीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्ल्स क्यू ब्राउन ये किस कंट्री के फर्स्ट नॉन वाइट एयरफोर्स चीफ बने हैं? ये हैं चार्ल्स क्यू ब्राउन। पहले भी हम लोग करंट अफेयर्स में इनको कवर कर चुके हैं, लेकिन अब इनका फॉर्मली अपॉइंटमेंट हो गया है इसलिए दोबारा कवर कर रहे हैं। ये यूएस की एयरफोर्स है उसके फर्स्ट नॉन वाइट एयरफोर्स चीफ बने हैं। आप देखिएगा चार्ल्स क्यू ब्राउन। कहीं जगह आप चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर लिखा हुआ देखेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यूएस एयरफोर्स के फर्स्ट नॉन वाइट चेयरमैन हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या कर दी गई थी पुलिस द्वारा यूएस में। उसके बाद कई सारे मूवमेंट चले थे जो अश्वेतों के खिलाफ, यूएस का क्राइटेरिया रहा है, यूएस पुलिस का रवैया रहा है, उसके खिलाफ कई सारे मूवमेंट चले थे। इसी की तर्ज पर ये चार्ल्स क्यू ब्राउन को अपॉइंट किया गया है यूएस के फर्स्ट नॉन वाइट एयरफोर्स चीफ के तौर पे। यूएस इसमें चर्चा में क्यों है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ओपन स्काई ट्रीटी से यूएसए बाहर आ चुका है। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए। लगातार 2 वर्षों से इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। आप देखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टिकटॉक ने अपना फर्स्ट डाटा सेंटर किस यूरोपियन कंट्री में ओपन किया है? या फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ऐसे पढ़िएगा कि टिकटॉक ने किस यूरोपियन कंट्री में अपना फर्स्ट डाटा सेंटर ओपन किया है? तो अभी तक किसी भी यूरोपियन कंट्री में टिकटॉक का डाटा सेंटर नहीं था। रिसेंटली आयरलैंड में टिकटॉक ने अपना फर्स्ट डाटा सेंटर ओपन कर दिया है। तो आयरलैंड यूरोप की फर्स्ट कंट्री है जहां पे टिकटॉक का डाटा सेंटर होगा। टोटल $500 मिलियन की लागत से ये डाटा सेंटर ओपन किया गया है। 2022 के बाद ये डाटा सेंटर ऑपरेशनल हो जाएगा। टिकटॉक इंडिया अमेरिका बैन हो चुकी है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी आप जरूर याद रखिएगा, बाइट डांस टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। जल्दी मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।